हाँ, गुड मॉर्निंग बाबू। क्लास 7 ध्यान दो। जैसा कि पिछले दिनों हम लोग कल ही इस पर चर्चा किए थे, अकबर का जो रेस्ट पार्ट रह गया था, है ना। तो अब हम यहाँ पर उसके अगले जो सक्सेसर हमारा है जहांगीर और शाहजहां, है ना, इस दोनों को मैं यहाँ पर आज के वीडियो लेक्चर में डील करने का प्रयास करूँगा। इसको आप समझे देखें और दिक्कत होगी तो आप बात कर सकते हैं। देखो, इसमें जहांगीर का सबसे पहले एक फैक्ट फाइल दे रहा है। बचपन का नाम सलीम था। चूँकि ये ऐसा मान्यता है कि अकबर की बहुत सारी रानियां थी, बहुत सारी बीवियां थी, तो उसमें सब बच्चे पैदा होते थे और डेथ कर जाते थे, है ना। तो उस समय के एक हमारे ऐसे ये शेख थे, शेख सलीम चिश्ती नाम था उनका। तो उन्हीं की दरगाह पर, है ना, मन्नत मांगने पर इसका जन्म हुआ था। और इस तरीके से इसका नाम तुम्हारा बचपन के नाम, चूँकि उसकी मन्नत से, उसकी दुआओं से शेख सलीम चिश्ती उस समय हमारे जो दरगाह वगैरह में मौलवी उलवी होते हैं, जो बहुत धर्म के बड़े जानकार होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पंडित पुरोहित होते हैं, उसी टाइप का। तो ये मन्नत मांगने के बाद में बच्चा पैदा हुआ था। तो होता ना है कि कुछ ऐसी कोइंसिडेंस होती है हमारी बचपन में, जिसके बेस पर बच्चों का नाम रख दिया जाता है। तो ये अकबर ने भी उसके जन्म के बाद में उसको प्यार से सलीम नाम दिया, क्योंकि शेख सलीम चिश्ती के दुआओं से ये बच्चा पैदा ही नहीं हुआ बल्कि स्टैंड भी कर गया। आमतौर पर जो बच्चे मर रहे थे उसके अपेक्षा ये सरवाइव कर गया, ठीक है। तो इसने उसको प्यार से नाम से उसको सलीम नाम रखा। और इसमें दे रहा है कि दरवाश एंड वाज अफेक्शनली एड्रेस बाई अकबर एज अ शेखू बाबा। तो प्यार में बच्चों को, है ना, मम्मी पापा अफेक्शनली कुछ कुछ नाम देते रहते हैं ना। तो इस तरीके से उसका नाम था सलीम, बचपन का नाम। तो उसको चूँकि शेख सलीम के नाम से भी उसका कोरिलेशन है हमारा, तो उसको शेखू बाबा के नाम से भी जानते थे। ऐसे बहुत सारे इतिहास में घटनाएं होती है। जैसे यह सचिन तेंदुलकर का भी नाम जो है ना, इसी तरीके से उसके फादर जो थे रमेश तेंदुलकर, उनके वो सचिन देव बर्मन के बहुत बड़े मतलब फ़ैन थे, जो ये गाना उना गाते हैं सचिन देव बर्मन। तो इन्होंने उसके नाम पर अपने बच्चे का नाम सचिन रखा था। फिर बाद में उसके टाइटल उसमें जुड़ गए तेंदुलकर। तो इसी तरीके से शेख सलीम चिश्ती के नामों पर इसका नाम रखा गया था, इसलिए इसको बचपन का नाम सलीम था। और इसको प्यार से अकबर जो थे हमारे शेखू बाबा के नाम से, यहाँ पर तुम लोग देखोगे शेखू बाबा, है ना। ये शेखू बाबा, है ना, के नाम से इसको जाना जाता है। तो नेक्स्ट आते हैं, इसकी बायोग्राफी से आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखो इसमें जहांगीर का जो प्राइमरी जो लाइफ है उसके बारे में दिए हुए हैं कि जहांगीर द एल्डेस्ट सन ऑफ अकबर सक्सेस टू द थ्रोन इन 1605। 1605 में अकबर का जब देहांत हो गया हमारा, तो ये उसका सक्सेसर उत्तराधिकारी हुआ और इसी ने उसको सक्सेड भी किया। सो ही इम्प्रेसेंट हिज सन खुसरू, है ना, when he revolted against him and he ended the long standing conflict between the Mewar and the Mughals and subdued the Afghan of Bengal. But his campaign against the Deccan started with the not successful, and his son Prince Khusru Shah Jahan captured the fort of Kangra. But Jahangir lost Khadar to the Persian, and early in life his father Akbar was angry with him और एलिमेंट ऑफ द अनारकली। बहुत कम में इसको ब्रीफ किया है कि उसके जो बेटा था ये खुर्रम जो था, उसके कारण उसको रिवॉल्ट का सामना करना पड़ा। तो ऐसे इतिहास कालखंड में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई कि शासन सत्ता को संभालने के लिए या तो भाइयों का मर्डर हुआ या फादर को ही मर्डर कर देता था लोग।
याद करो क्लास 6 में तुम लोग जब पढ़े थे ये मगध साम्राज्य, मगध में, तो मगध में तो मैक्सिमम ऐसे शासक थे जो अपने पिता का मर्डर कर करके ना सत्ता पर बैठा था। उसमें तो एक सबसे जो अशोक का नाम आता है, द ग्रेट अशोका, अशोक महान, अपने 99 भाइयों का, है ना, यही पटना में आगम कुआं में कत्ल करके डाल दिया था और वो शासन सत्ता का संचालन किया था। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी राजाओं के जीवन काल में हमारा रहता था। या तुमने पिछले दिनों दिल्ली सल्तनत पीरियड में भी पढ़ा था कि कैसे वो अलाउद्दीन खिलजी जो था, उसका भतीजा भी था जलालुद्दीन का और उसका दामाद भी था, उसने उसका मर्डर कर दिया। या अन्य ऐसे शासकों की कहानी तुमको लंबी फहरिस्त मिल जाएगी कि अपने भाई, इवन मुगलों में ही होता था हमारा, ठीक है। तो इसके आरंभिक जीवन में अपने बेटा जो खुर्रम था उसके उत्तराधिकार की लड़ाई को लेकर के झगड़े फसाद की जो कहानी इसमें तुमको दिखाने का प्रयास कर रहा है। और इसमें ब्रीफिंग कर रहा थोड़ा सा कि अर्ली इन लाइफ हिज फादर अकबर वाज एंग्री विथ हिम और एलेंट ऑफ द अनारकली। वो एक अनारकली जो थी, सलीम अनारकली की कहानी तुम लोग जानते होगे, तो उस पर थोड़ा सा इसकी फोकस कर रहा है। क्योंकि आमतौर पर ऐतिहासिक कालखंड में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो जीवंत हो जाती है, जैसे तुम्हारा रजिया की कहानी ही सही, वो लव अफेक्शन के लिए नहीं, वो हमारा एक अच्छे सुल्तान बनी थी, उसका मर्डर हो गया उसके कारण। या तुमने देखा होगा कि ये राजा रतन सिंह की जो बीवी थी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी की कहानियाँ भी आज वर्तमान में विवाद का विषय बनी हुई है, या उसको लोग प्रसंगवश सुना करते हैं हमारे। तो ये ऐतिहासिक कालखंड में कॉमनली सब घटनाएं हमारी होती रही है, जिसको कहीं ना कहीं इसकी चर्चा हमारी होती रहती है। तो ये अनारकली जो कल मैंने तुमको थोड़ा सा ब्रीफ किया भी था, काफ़ी खूबसूरत लड़की थी। और ये राजा अकबर के दरबार में, ना वो दासी का काम क्या करती थी, मतलब जो स्लेव जो होते थे ना उस समय, दास और दासियाँ जो हमारी होती थी उसी में, तो ये दासी थी और खूबसूरत थी। इसलिए जहांगीर यानी कि सलीम जो था, ऐसी मान्यता है मुसलमानों में एक पर्व हमारा मनाया जाता है, नौरोज़ का पर्व मनाया जाता है। उस दिन फर्स्ट डे इसको देखा था, उसके बाद में उसको एफेक्शनली फॉल इन लव विथ अनारकली, वो अनारकली के प्रेम में थोड़ा सा ये हो गया। और ये कहानी जब उसको पता चला हमारा अकबर को, तो ये एंग्री हो गया कि एक राजा का बेटा जो राजकुमार होता है वो किसी दासी से कैसे प्रेम कर सकता है, और दासी से प्रेम नहीं करना चाहिए। लेकिन ये एफेक्शनली बेपनाह मोहब्बत उससे किया करता था, जिसको लेकर के काफ़ी एंग्री कंडीशन हमारा पैदा हो गया था अकबर और सलीम के बीच में। और इसी अकबर और सलीम की कहानी पर ना एक ब्लैक एंड वाइट में मूवी आई थी, मुगले आजम, जिसका वर्तमान में तुम देखोगे कि कलरफुल वर्जन में भी आ चुका है मुगले आजम पिक्चर। तो तुम चाहो तो इस बायोग्राफिकल जो हमारे बायोपिक मूवी टाइप की जो होती है, हिस्टोरिकल मूवी जो है, इसको देख, बहुत सारी ऐसी मूवी आ रही है, उसको देखना चाहिए। जैसे मोहनजोदाड़ो पिछले दिन आया था, अशोका द ग्रेट, इवन ये पद्मावती भी आया था जो विवाद हो गया था, इसका नाम फिर बाद में पद्मावत करके रिलीज़ किया गया। या बाजीराव मस्तानी है, या मणिकर्णिका है, ये सब इतिहास कालखंड में जितनी भी ऐसी महिलाएं और पुरुष की जो घटनाएं हमारी होती हैं उस पर केंद्रित होती है। जो आप यहाँ लेक्चर बेस पढ़ते हो ना, वो चीज़ें वहाँ तुमको मूवीज़ में देखने को मिलेगा, है ना, जिसको हम लोग फिल्म टाइप के देखेंगे, वो ज़्यादा तुमको समझ में आएगा। तो चलते हैं इसकी बायोग्राफी को और आगे बढ़ाते हैं। तो ज़ुकी जहांगीरी, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ जहांगीर gives a good idea about the man and his interest, and it show him a man of the justice. He also gave 12 rules of conduct to be observed by all people, and read the following description. इसमें दे रहा था कि ये जो न्याय के प्रतीक के तौर पर इसका एक इमेज बना था हमारा, इसने न्याय की एक जंजीर लगाया था। न्याय की जंजीर आज की जैसा तो ये नहीं ना है व्यवस्था, तो वहाँ अपने राजमहल के बाहर में एक उसने जंजीर टांग रखा था कि कोई भी यदि आदमी जिसको लगता है ऐसा कि वो अपने आप को तन्हा महसूस करता है या उसके साथ अन्याय हुआ है हमारे सोसाइटी में, तो वो कभी भी रात में उस घंटे को बजा सकता है
और राजा से उस घंटे को बजाने के बाद में उसके अधिकारी वगैरह जो होते थे उसको मिलाते थे और वो देता था। चूँकि एक राजकुमार था और उसकी जो जीवन काल जो थी बड़ी डिसिप्लिन में बीता, हमारा अनुशासन में बिताना पड़ा। इवन जो अनारकली वाले मैटर को लेकर के उसको अपने फादर से ही मतलब कंट्राडिक्शन का सामना करना पड़ा था। तो उसको ऐसा लग रहा था कि जब एक राज्य में राजा का बेटा ही मतलब उसके साथ अन्याय होता है तो अन्य लोगों के साथ में भी हमारा अन्याय होता होगा। तो इसने उस न्याय की जंजीर के प्रतीक के तौर पर एक घंटा लगा रखा था जो उसको बजा करके लोग उससे मिल सकते थे और अपने फरियाद कर सकते थे। क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए जो सुल्तान होते थे ना, या ऐसे बादशाह जो होते थे हमारे इस्लामिक पीरियड में, यही न्याय के भी हमारे प्रमुख होते थे। न्यायपालिका भी इन्हीं के तहत, आज जैसी नहीं, एक न्यायपालिका अलग है, विधायिका अलग है और एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका तुम्हारी अलग है। सो इसमें दे रहा है कि आफ्टर माई सेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर आई गिव वाज द फर्स्ट टाइम अब द चेन ऑफ जस्टिस, है ना, न्याय का एक हमारा कड़ियाँ बननी चाहिए, सो दैट द अप्रेस्ड माइट कम टू दिस चेन एंड seek it, so that is noise might attract attention, and one end was fastened to the fort and Agra and the other to the stone pass fixed the bank of the river। और वही जो कोई बजाता था इसको, तो एक उसके राजा के महल की तरफ में, एक तुम्हारा जमुना की तरफ में दिखा रहा है कि नदी के किनारे में तुम्हारा वो आवाज़ जाती थी। इससे होता था कि एक मैसेज सोसाइटी में जाता था कि राजा भी उसको समझ पाए और सोसाइटी भी समझे कि न्याय की जो परिकल्पनाएं हमारी समाज में व्यवस्थित है ये सही ढंग से काम हमारी नहीं कर रही है। और चूँकि इसमें जहांगीर के प्रारंभिक जीवन जो था कुछ इसी तरीके के उथल पुथल दौर से तुम्हारा आगे गुजरता रहा, और कहीं ना कहीं ये 1605 से लेकर के 1627 यानी कि तुम्हारा जो 22 साल का इसका शासनकाल रहा था, ये बहुत ज़्यादा नहीं, चूँकि शुरुआत दौर में तो थोड़ा अच्छा भी रहा था, लेकिन आफ्टर दिन नूरजहाँ थोड़ा सा इसका डिस्प्यूट भी रहा और ये थोड़ा सा अनेबल, जिसको नालायक कहते हैं हम लोग, उस टाइप का इसकी प्रवृत्ति हो गई थी और ये सफल नहीं कर पाया था सही ढंग से। तो इसकी पूरी कहानी यही नूरजहाँ और अनारकली के आसपास में ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कि ऐतिहासिक कालखंड में मैंने कल भी तुमको ब्रीफ किया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल ना के बराबर इसमें था। ये थोड़ा बहुत वही न्याय की जंजीर के प्रतीक के तौर पर, और दूसरा तुम्हारा ये पेंटिंग्स, जिसको चित्रकला वगैरह हम लोग करते हैं, उसका एक गोल्डन ईरा माना जाता है। चूँकि सौंदर्य प्रेमी था तो इस तरीके की कलाकृतियों को बनाने वाले लोगों को प्रमोट करता था। इवन ये धर्म सहिष्णु भी नहीं था, इसको धर्मांधी कहा जाएगा, क्योंकि इसने ये क्या कहते हैं, सिखों के जो 5वें गुरु हमारे थे ना, गुरु अर्जुन देव, इनका ये मर्डर करवा दिया था। चूँकि इसके एक्टिविटी से ये इसका एक बेटा जो था ना नाखुश रहा करता था, तो उसको अर्जुन देव ने अपने आश्रम में ये शरण दे रखा था, और इस बात से उसको काफ़ी मतलब कोप का सामना करना पड़ा। उसने काफ़ी गुस्से में आकर के अर्जुन देव को समाप्त करने का फैसला किया था। तो ये धर्म गुरुओं का मर्डर करना, ये अकबर से तो बिल्कुल इतर था तुम्हारा, और ये धर्मांधता भी कहीं ना कहीं इसकी बर्बादी का एक सबसे बड़ा कारणों में से हमारा एक माना जाता है। तो चलो थोड़ा सा जो नूरजहाँ का ये है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। नूरजहाँ, तो इसमें दे रहा है कि जहांगीर मैरिड नूरजहाँ इन 1611 ईस्वी में इसकी शादी जो थी नूरजहाँ के साथ हो गई थी। सो हर रियल नेम वाज मेहरुनिसा, उसका जो एक्चुअल नाम था, कल मैंने थोड़ा बहुत बोला भी था, उसमें मेहरुनिसा का नाम तुम्हारा दिया होगा। सो जहांगीर मेड हर द चीफ क्वीन एंड गिव हर द टाइटल ऑफ द नूरजहाँ। नूरजहाँ का मतलब होता है हमारा द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, है ना, जिसको एक होता है ना व्यक्तित्व का जो आभा मंडल होता है, कि कोई व्यक्ति अगर सामने आ जाता है तो लगता है कि पूरा उजाला है, इस तरीके का। तो प्रकाश पुंज के तौर पर, वर्ल्ड के लाइट के तौर पर इसका एक नाम रखा गया नूरजहाँ। और इसने अनारकली मतलब मेहरुनिसा को इसने चीफ क्वीन बनाया, मुख्य रानियाँ इस बनाया, मुख्य रानी की पदवी इसको दिया। सो शी वाज एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल, और जैसा कि नाम से ही क्लियर है तुम्हारा, और इसकी व्यक्तित्व भी तुम्हारी काफ़ी खूबसूरत था और इंटेलेक्चुअल भी थी। यहाँ देख सकते हो, ये नूरजहाँ का फ़ोटो तुम्हारा दिखा रहा था,
मतलब आज के सोचो कि जैसे तुम्हारा मिस वर्ल्ड वगैरह जो चुनी जाती है ना, विश्व सुंदरी जो चुनी जाती है, उसी टाइप का व्यक्तित्व तो हमारा नूरजहाँ का हुआ करता था उस समय का। उस समय की विश्व सुंदरी ही थी। तो विश्व सुंदरियों को ख्याल ऐसा नहीं होता कि चेहरे की सुंदरता से उसका एक क्लासिफिकेशन किया जाता है, बल्कि उसके टैलेंट और इंटेलेक्चुअलिटी का भी विशेष ध्यान रखा जाता है हमारा। तो आप यहाँ देख सकते हो, टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल थी वो, मतलब प्रतिभाशाली भी थी और खूबसूरत भी थी। सो पर्शियन आर्ट एंड द कल्चर फ्लोरिश अंडर द इन्फ्लुएंस। इसके शासनकाल में ईरानी और जो इस्लामिक हमारा मिक्स करके जो पेंटिंग्स वगैरह का जो चलन था उसको काफ़ी प्रमोशन मिला। सो ही स्ट्रक क्वाइंस एंड आल्सो मेड लैंड ग्रांट्स। सी एंड हर फैमिली मेम्बर्स हैड इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव, है ना, पोस्ट। ये इसकी सुंदरता के कारण वो थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ इसके प्रति एफेक्शनली जुड़ा हुआ रहता था जहांगीर। तो ये जैसा चाहती थी ना उसके हिसाब से जहांगीर को हैंडल करती थी। और इसके जो मायके वाले लोग थे, फैमिली मेम्बर्स जो थे, ये बड़े बड़े पदों पर उसमें काबिज थे। सो शी वॉज एबल टू इन्फ्लुएंस जहांगीर इन हिज डिसीजन। तो ये क्लियर है कि जो जहांगीर था उस पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। इसमें स्पष्ट तौर पर जिक्र कर रहा है कि शी वॉज एबल टू इन्फ्लुएंस जहांगीर इन हिज डिसीजन। उसके हर एक प्रकार के जो डिसीजन होते थे, निर्णय होते थे, उसमें कहीं ना कहीं इसमें हस्तक्षेप हमारा जहांगीर नूरजहाँ का होता था। सो हर एफर्ट्स टू प्रमोट हर सन इन लॉ शहरयार टू दी थ्रोन मेड प्रिंस खुर्रम, है ना, रिवॉल्ट अगेंस्ट जहांगीर। और यही कारण था कि इसके नूरजहाँ के अलावा और भी रानियाँ थी। वो लोग चूँकि पॉलीगेमी उनके यहाँ कॉमन है, मुसलमानों के यहाँ बहुविवाह प्रथा जो होती है, चूँकि वो लोग राजा थे तो बहुविवाह में 4 शादियों के अलावा भी वो शादियाँ किया करते रहते थे। और जैसा कि मैंने तुमको ब्रीफ किया भी था कि ज़्यादा शादियाँ होने से ज़्यादा बच्चे होते थे और वो आपस में ही उत्तराधिकार की लड़ाई को लेकर के ना बहुत ज़्यादा आपस में उलझे हुए रहते थे। तो ये जो खुर्रम था ना, ये जो आगे चल के शाहजहाँ बना, ये इसी कारणों से ना इसका रिवोल्ट अपने फादर से और अपनी माँ से नूरजहाँ से होते रहता था हमारा। सो व्हेन जहांगीर डाइड, नूरजहाँ लिव्ड रिटायर्ड लाइफ टिल द डेथ ऑफ द 18 ईयर्स लेटर। और चूँकि मैंने तुमको ब्रीफ किया था, एक इतिहासकार ने बोला था कि इसका जो जीवन था ना नूरजहाँ, ये जहांगीर का, ये मतलब मरने के जस्ट पहले कहो कि ये काफ़ी मतलब शराब पीने लगा था। और इसको कहा जाता था कि ये खुद ही कहता था कि सिर भर मांस और सवा सिर शराब, यानी कि ऐसा अगर मिल जाए तो फिर हमको राजकाज से कोई लेना देना नहीं था। और नूरजहाँ ही कहीं ना कहीं हस्तक्षेप भी किया करती थी। तो अब सोचो कि कोई शराब पिएगा और ध्यान नहीं रखेगा तो कितना दिन जिंदा रहेगा। तो इस तरीके से एक दुखद अंत हमारा जहांगीर का हो गया। और उसके बाद में एक रिटायर्ड लाइफ उसको नूरजहाँ को बिताना पड़ा। नूरजहाँ उसके बाद में डेथ की थी। सो नेक्स्ट अगला शासन तुम्हारा संभालने वाला जो उसका शासक हुआ, सक्सेसर हुआ, उसका नाम था शाहजहाँ। शाहजहाँ भी 1627 से लेकर के 1658 तक। इट मीन्स दैट कि इसका शासनकाल उसके अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कहेंगे हम लोग। ये 28 साल 3 साल 31 साल तक ये शासन हमारा किया था। तो ये भी अपने बाप के ही नक्शे कदम पर चला, ये उससे कहीं कम नहीं था। ये भी एक इसकी पत्नी थी मुमताज़, है ना, ये उसके प्यार में ये भी पागल रहता था। और उसी के आसपास इसका भी जीवन घूमते रहा। हालांकि उसके अपेक्षा थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल इसका बेहतर था, लेकिन बहुत बड़ा साम्राज्य विस्तार ये भी नहीं कर पाया, ना ही इसने प्रशासनिक वगैरह। मतलब अकबर के बाद सोचो कि नालायकों की एक फहरिस्त थी। रहा सा कसर तुम्हारा औरंगजेब जब पढ़ोगे तो तुम्हें और पता चलेगा। वो इस सब थोड़ा सा मामलों में थोड़ा वीक नहीं था, लेकिन उसकी धर्मांधता बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वो धार्मिक तौर पर सहिष्णु बिल्कुल ही नहीं था। वो अपने आप को कट्टर सुन्नी मुसलमान कहता था और पीर भी कहा करता था, अपने आप को जिंदा पीर कहा करता था। वो इस्लामिक कानूनों को न पूरी तरीके से लागू करने के लिए इतना ज़्यादा हिंदुओं को त्रस्त किया, परेशान किया कि पूरी हिंदू त्राही त्राही कर उठे। और नतीजा ये हुआ कि कुछ मंगोलों के अटैक के कारण, कुछ हिंदुओं के को भाजन के कारण ये पूरी तरीके से हमारा जो मुगल डायनेस्टी हमारा एबोलिश हो चुका था। तो अभी हम यहाँ पर फोकस करते हैं शाहजहाँ पर।
तो दे रहा है कि आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर खुर्रम सक्सेस टू द मुगल थ्रोन ऑफ द शाहजहाँ इन 1628, 1628 में यही खुर्रम जो कभी कभी उनके साथ में जो डिस्प्यूट हमारा हुआ करता था जहांगीर के साथ में, यही शासन सत्ता का संचालन करने के लिए उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ हमारा। सो शाहजहाँ वाज द 5th मुगल एम्परर, ये 5वां मुगल एम्परर था बाबर के बाद में। सो हुमायूं, अकबर एंड जहांगीर, ही सक्सीड टू द थ्रोन अपॉन द फादर जहांगीर डेथ, इसके डेथ करने के 1627 में डेथ करने के बाद में ये उसका सक्सेसर उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ। सो शाहजहाँ रेजिम वाज द लार्जली पीसफुल, शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था इसका। देयर वाज अ प्रोस्पिरिटी इन द एम्पायर। एक्चुअली देखो ये जो भी तुम देख रहे हो कि इसकी प्रोस्पिरिटी और जो शांति थी ये पैसा के कारण था, और ये बड़ा साम्राज्य जो स्टेबल किया था हमारा अकबर ने, इसमें जहांगीर का कहीं रोल नहीं था, है ना। इसका टैक्स रेवेन्यू का कलेक्शन का जो टोडरमल को तुमको पता होगा, जो भूमि सुधार के लिए काफ़ी माना जाता था, ये फैज़ी फजल एक अच्छे विद्वानों में से एक माने जाते थे, कला संस्कृति वगैरह सब मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस था उस समय के दौर में अकबर के शासनकाल में। तो ट्रेजरी हमारा ऑलरेडी उसी के समय में भरा हुआ था, तो ये लोगों को कुछ करना नहीं था, केवल पैसा उड़ाता रहता था ये लोग, है ना। सो देयर वाज अ प्रोस्पेरिटी इन द एम्पायर एंड ड्यूरिंग द रीजन एट आर्किटेक्चर, है ना, विटनेस एंड ट्रिमेंडस ग्रोथ। ये जैसे कि इसके जो पिता थे जहांगीर, ये तुम्हारा पेंटिंग्स में जैसे कि उसमें का गोल्डन ईरा माना जाता है, उसी तरीके से शाहजहाँ के टाइम में ना आर्किटेक्चर, जिसको हम लोग स्थापत्य कला कहते हैं, ये काफ़ी मतलब चूँकि ट्रेजरी ऑलरेडी भरा हुआ था, और जो मयूर सिंहासन की चर्चा इसमें किए हुए हैं, मैंने यहाँ पर इसको कर लिया, देख लेना तुम लोग। मयूर सिंहासन में इतने ज़्यादा मतलब जो इमराल्ड हो गया, पन्ना हो गया, हीरा डायमंड वगैरह, गोल्ड इतना प्रचुर मात्रा में उसमें ऐड किए हुए थे। इससे अंदाज़ा तुम लगा सकते हो कि एक राजा जब इतने महंगे सिंहासन पर बैठता होगा, मयूर सिंहासन पर, तो वो कहीं ना कहीं उसका साम्राज्य कितना समृद्ध रहा होगा, ठीक है। या इवन एक इसके शासनकाल में एक बहुत बड़ी कलाकृति थी हमारी, ताजमहल। अब जस्ट इसमें दे भी रहा है कि ही बिल्ड द ताजमहल इन आगरा इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज़ महल। ये अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में एक ताजमहल का फॉर्मेशन किया था। अब इसका तुम अंदाज़ा लगाओ कि ये मकराना के खान से, राजस्थान में एक मकराना जगह है जहाँ पर संगमरमर उस समय की, और आज भी इसका डिमांड मतलब कॉस्ट काफ़ी हाई है ना। ये वाइट संगमरमर जो उजला संगमरमर था उससे पूरा उसने ताजमहल को बनाया, और ताजमहल आज भी जैसा लोग वहाँ देखने के विजिट करने के लिए जाते हैं वो बताते हैं कि ताजमहल आज भी उतना ही ज़्यादा शाइन करता है। और तुम देखोगे कि जैसे मैंने कल तुमको कन्विंस किया भी था कि ताज जो था मिडाइवल ईरा में भी 7 वंडर्स में शामिल था, और आधुनिक दौर में भी अभी उसकी खूबसूरती उतना ही बरकरार है, और वो प्रेम के एक प्रतीक के तौर पर माना जाता है। और जो भी वर्ल्ड के नामचीन हस्तियां जितने भी बड़े बड़े ये क्या कहते हैं, पिछले दिनों मैंने देखा था ये डोनाल्ड ट्रंप आए थे, अमेरिका का राष्ट्रपति, उसकी बेटी, उसकी पत्नी, सब लोग आए थे, तो ताज का दीदार करने के लिए घूम फिर रहे थे। तो वहाँ पर एक डाइना टेबल है, तो विक्टोरिया की रानी जो जिसमें देता है लेडी डायना फर्स्ट समय आकर कुछ टेबल पर बैठ करके ना फोटोग्राफी करवाई थी। कोई भी जाता है तो लेडी डायना टेबल पर बैठ करके ना फोटोग्राफी करवाता है, पीछे में ताज दिखता है और आगे में वो खुद रहता है आदमी, तो वो डायना टेबल पर था। इससे अंदाज़ा लगाओ कि ब्रिटिश ताजमहल भी सच छूता नहीं रहा। तो इसके जो कलाकृति और जो स्थापत्य का एक सबसे जो बेस्ट नमूना रहा हमारा शाहजहाँ का, ये अपने आप में एक बहुत ही अपने आप में काबिल तारीफ हमारा माना जाता है। सो ही ऑल्सो बिल्ट अ न्यू सिटी कॉल्ड शाहजहानाबाद। इसने एक नई सिटी भी फॉर्म किया था जो पुरानी दिल्ली के आसपास में है, एंड मेड अप हिज द कैपिटल। ही ऑल्सो सेंट हिज आर्मी टू द फार अवे टू द बाक एंड बदख्शान इन सेंट्रल एशिया, वहाँ भी उसने जुटने का प्रयास किया था। एंड दिस एज वेल एज द कैंपेन टू द रिकवर कंडागर ऑफ द अनसक्सेसफुल। ये उस क्षेत्र में भी अपने आप को स्टेबल करने का प्रयास किया था, लेकिन वो सफल हमारा नहीं हो पाया। तो नेक्स्ट दे रहा कि यूरोपियन ट्रेडर्स कंटिन्यू देयर ट्रेडिंग एक्टिविटी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द शाहजहाँ, एंड दे एस्टेब्लिश न्यूमरस ट्रेडिंग आउटपुट्स ऑफ द outposts of the different parts of the empire. And when he came to know that the Portuguese were not paying customs duty, he defeated them and made them trade on his term. इसकी राज्य और साम्राज्य की
समृद्धि का एक और भी बड़ा कारण था हमारा कि इस समय यूरोपियन ट्रेडर्स जो भारत की तरफ आ रहे थे, तो इसने अपने साम्राज्य के डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर ना एक हमारा ट्रेडिंग पोस्ट बना रखा था और सबसे टैक्स और रेवेन्यू ना सख्ती से वसूलने का प्रयास करता था। क्योंकि जहांगीर के समय काल में ही तुम्हारा सर टॉमस रो आया था भारत में, जिसने परमिशन मांगा था। ईस्ट इंडिया कंपनी भी उसी समय आई थी। तो जहांगीर को यही प्रलोभन दिया था कि आप लोग को शासन सत्ता संचालन करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा विशेष कोई कार्य नहीं करना है आप हमें ट्रेडिंग करने का मौका दीजिए। मैं इतना ज़्यादा बिजनेस व्यापार और व्यवसाय करूँगा कि और इतना टैक्स पे करूँगा कि आपका ट्रेजरी ऑलरेडी भरा रहेगा। तो ये तो जहांगीर के शासन काल के समय में ही सब प्रारंभ हो चुका था। कुछ अकबर के साम्राज्य में भी शासन में तुम्हारा ट्रेजरी ऑलरेडी फुल अप था। तो ये शाहजहाँ को भी आसान लगा कि कुछ करना नहीं है, वो लोग को ट्रेडिंग करने का मौका दे दो और उससे जो टैक्स रेवेन्यू का कलेक्शन हमारा होगा उससे हमारा ट्रेजरी भरा रहेगा और खूब भोग विलास की जीवन हम जीने का प्रयास करेंगे। ऐसा ही मानसिकता ये लोग का था। और बाद में तो देखो इन्हीं लोग की कमजोरी के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत में स्टेबल होने लगी और एक समय ऐसा आया था कि मुगलों को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। मुगलों के क्या, उस समय जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, क्लास 8 में सब कुछ, ये सब कहानी तुम लोग पढ़ोगे डिटेल्स में। अभी इतना ही समझो कि ये कहीं ना कहीं नाकामयाब रहे थे इन सभी चीज़ों मुद्दों में, है ना। ऐसा तो नेक्स्ट है यूरोपियन ट्रेडर्स कंटिन्यू देयर ट्रेडिंग एक्टिविटी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहाँ एंड दे एस्टेब्लिश न्यूमरस, तो हो ही गया, डिफीटेड देम, जो पुर्तगीज जो थे टैक्स देने से मना कर देते थे उसने उसको पराजित भी किया था। सो अगला नेक्स्ट तुम्हारा सोर्सेज है। वी कम टू नो अबाउट दी हिज रीजन फ्रॉम द सेवरल वर्क्स है। द मोस्ट नोटेबल पॉइंट जो थी पदशाहनामा, है ना, ऑफ अब्दुल हमीद लाहौरी, शाहजहाँ नामा इज़ अनदर वैल्यूएबल वर्क ऑफ दिस पीरियड। ये सब बायोग्राफिकल ये बुक है। एंड फॉरेन ट्रेवलर्स, है ना, मिशनरीज एंड द मर्चेंट्स हु विजिटेड इंडिया इन द 17th सेंचुरी। वही यूरोपियन कंट्री से जो लोग आते थे जिनका जिक्र मैंने किया था, पुर्तगीज़ हो गए, डच हो गए, फ्रांसीसी हो गए, डेनिश हो गए, है ना, जो शाहजहाँ औरंगजेब के शासनकाल में हमारे आए थे। सो द मोस्ट वेल नॉन, है ना, बर्नियर, है ना, जिसने ट्रेवल ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य के लगभग पूरी कहानियों को चित्रित करने का प्रयास किया था। एंड ट्रेवल्स इन इंडिया बाय द ट्रेवनियर, है ना, ये इंपॉर्टेंट सोर्स है जहाँ से शाहजहाँ और उसके आसपास की कहानियों को तुम जानने समझने का प्रयास हमारा करते हो। ये यहाँ है, आप इसको देख लेना। ये पूरा पैराग्राफ मैंने डील किया यहाँ पर। इसके सोर्स को जानकारी मिलता है कि कैसा था, क्या था, नहीं था। इतनी कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक सोर्स तो हमें चाहिए ही ना। सो नेक्स्ट है शाहजहाँ वाज अ फिर्म एंड द केपेबल रूलर। कुछ हद तक ये जहांगीर की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम था, है ना। अकबर की क्वालिटी तो नहीं थी लेकिन था। सो बर्नियर सेज रूल अ फादर ओवर हिज फैमिली एंड ही पेड ए लॉट ऑफ द अटेंशन टू द मिनट डिटेल्स ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री कैंपेन। वो टाइम टू टाइम अपने मिलिट्री कैंपेन पर ध्यान रखता था। अब इसमें दे रहा है कि टू दी मिनट, एक एक मिनट का, प्रति क्षण का वो पूरा ख्याल रखने का प्रयास किया करता था। सो इन द मुगल डायनेस्टी देयर वाज ए नो क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन। मैंने कल भी तुमको बताया था कि उत्तराधिकार को लेकर के कोई बहुत विशेष कानून नहीं था। मतलब वहाँ था जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब रहता था ना कि एक रानी होती, उसका एक या दो बेटा होता, तो आपस में उत्तराधिकार को लेकर के क्लियर हो जाता कि कौन है क्या है, कौन बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन तुम देखो कि दिल्ली सल्तनत पीरियड के टाइम से ही ना एबिलिटी को नज़रअंदाज करके ना, जो ताकत के दम पर या पॉलिटिकली जो सहमात में महारथी होते थे वही लोग शासन सत्ता संभालते थे। तो रजिया की हत्या नहीं होती। इवन उत्तराधिकार के तौर पर ही देखो कि अलाउद्दीन खिलजी को कितना मानता था, इसके बावजूद भी उसका मर्डर हो गया, है ना। या इसके ही शासनकाल में देखो कि अकबर के बाद में तो सक्सेशन को लेकर के लड़ाई कॉमनली हमारे होने लगी। सो इवन बिफोर शाहजहाँ डाई अ फाइट ब्रोक आउट बिटवीन हिज 4 सन। ये जब मर गया शाहजहाँ तो इसके 4 बेटे जो थे हमारे, दारा, शुजा, मुराद एंड औरंगजेब, ये चारों के बीच में उत्तराधिकार की लड़ाई हमारी होने लगी। सो औरंगजेब केम टू दी थ्रोन इन द 1658 और इस तरीके से लड़ाई करते हुए 1658 ईस्वी में, है ना, अपने भाइयों को कत्लेआम करते हुए, हटाते हुए 1658 पर कब्ज हो गया तुम्हारा दिल्ली की गद्दी पर। एंड आफ्टर डिफीटिंग हिज ब्रदर एंड मेकिंग हिज फादर अ वर्चुअल प्रिजनर एंड एट द आगरा फोर्ट, शाहजहाँ डॉटर, है ना, जहाँ आरा, कैर्ड ऑफ हिज द लास्ट डे,
ही डाइड इन 1606। इस तरीके से वो 1600 की पूरी कहानी दे रहा है कि 1666 तक तुम्हारा ये डेथ कर गया तुम्हारा। और नेक्स्ट अगली कहानी तुम्हारी होती है औरंगजेब का। तो औरंगजेब का हम लोग नेक्स्ट फेज में वीडियो बनाएंगे। ये 30 मिनट्स का हो गया, तो इसको आप देखिए समझिए, और यदि कहीं दिक्कत आती है तो बात करिए। यहाँ इसको देख लेना, ये जो फैक्ट फाइल तुम्हारा है ये इसकी शासनकाल की समृद्धि के बारे में। हालांकि फैक्ट फाइल में तो ताज भी देना चाहिए था, लेकिन ताज नहीं दिए हुए। तो ताज की तो खैर आज भी तुम गूगल में सर्च करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। ताज तो वंडरफुल है ही, है ना, ऐसा। तो इस तरीके से जहांगीर और जो शाहजहाँ के शासनकाल के पूरा ब्रीफिंग हम लोगों ने किया है। इसको देखिए समझिए, और यदि कहीं समस्या आती है तो आप बात करिए हमसे। ठीक है बाबू, चलो ओके।